हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के न्यूज टुडे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 नवंबर की हमारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो कौन-कौन सी है। आज की 4 न्यूज हमारी महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, जो कि हाल ही में चाइना में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश का जो वेंकटेश्वर मंदिर था उसमें भगदड़ मच गई थी, तो वहां कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बारे में जानेंगे कि जो भीड़ का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। GSAT-7R भारत का सबसे भारी सैटेलाइट संचार उपग्रह जो है वो इंडियन नेवी के लिए अभी हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी आखिरी महत्वपूर्ण न्यूज होगी राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित किया गया है ताकि भारत में जो भूस्थानिक डाटा है उसका बेहतर प्रबंधन किया सके और उसका उपयोग किया सके। साथ ही साथ में हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की भी बात करेंगे, जैसे कि एडवोकेट क्या होता है क्या नहीं होता है, एनक्लेट क्या है, और कोल इंडिया लिमिटेड जिसको हाल ही में 50 वर्ष पूरे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हम लोग कल रात को जीत गए, उसके बारे में बात करेंगे। और एक हमारे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व है वी नारायण सिंह, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। देखिए हाल ही में चाइना में यह हुआ कि थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम जो था उसको यूरेनियम के ईंधन में रूपांतरित किया गया और ये सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ। यानी कि जो थोरियम है उसको कन्वर्ट किया यूरेनियम ईंधन में। कहां पे? थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, चाइना में। तो एक तो प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़ा सा इफेक्ट ध्यान रखिएगा कि कहां पे किस देश में किया गया, यानी कि चाइना में किया गया। दूसरा बात करें तो ये एक फैक्ट और है कि चीन का थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जो है, जो चीन में जो डेवलप हुए, वो विश्व का एकमात्र संचालित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे, परंतु अभी हमें एज ए प्रीलिम्स का फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि चीन का थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जो है वो विश्व का एकमात्र है संचालित, ठीक है। तो अब ये जो है, देखिए ये सारी जो कवायद की जा रही है उसमें ये है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका उत्पादन कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके और उससे परमाणु ऊर्जा से जो भी हानि हो सकती है, यानी कि जो परमाणु ईंधन जब जलाया जाता है तो एक तो बात इसमें होती है कि बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं, वो किस प्रकार से उसमें कम किए जा सके, साथ साथ में परमाणु ऊर्जा जो है वो कैसे और सुरक्षित बन सके। और विश्व स्तर पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा यूरेनियम जो है उसकी कमी है देशों के पास, भारत के पास भी कमी है। तो कहीं ना कहीं देश प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न देश प्रयास कर रहे हैं कि थोरियम जो है उसको ही यूरेनियम ईंधन के रूप में कन्वर्ट किया जाए। इवन भारत भी ये प्रयास कर रहा है, भारत में भी ऐसा है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसकी अगर बात करी जाए तो देखिए ये जो न्यूज है मेनली प्रीलिम्स के लिहाज से हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, मेंस में इसमें डायरेक्टली सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो देखते हैं डिटेल में क्या है। तो देखिए ये थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर वास्तव में क्या है। एक तो 4G है, यानी कि चौथी पीढ़ी का है, उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है एक तरह की, है ना। इसमें क्या होता है कि एक बहुत हाई टेम्परेचर कि वो मोल्टन स्टेज में आ जाता है, हाई टेम्परेचर वाले मोल्टन या पिघले हुए नमक, ये इसमें जो है मोल्टन, ये सॉल्ट है, मोल्टन यानी कि पिघला, एक सेमी सॉलिड टाइप का जो होता है, पिघला हुआ नमक जो है उसको शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में बनाई जाती है तो वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, तो तापमान भी काफी ज्यादा रहता है रिएक्टर का। तो उसको कूल करने के लिए कुछ कूलेंट की या फिर शीतलक की जरूरत होती है। तो इस थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पिघला हुआ नमक जो है वो एज ए कूलेंट एक्ट कर रहा है। देखिए एक तो कूलेंट होता है जो कि कहीं ना कहीं तापमान को कम करता है, एक मॉडरेटर आता है। मॉडरेटर की जो भूमिका होती है, जैसे कि ग्रेफाइट की जो छड़ है, कार्बन की जो छड़ है, वो जनरली मॉडरेटर के रूप में उपयोग की जाती है। तो मॉडरेटर का काम ये होता है कि परमाणु ऊर्जा जब डेवलप होती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन निकलते हैं, तभी एक चेन रिएक्शन बन पाती है। तो न्यूट्रॉन को वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व करते हैं या फिर इनकी गति को सीमित करते हैं, कौन? मॉडरेटर जो होते हैं। और शीतलक का काम क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है उस तापमान को कम करते हैं, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता है क्या? देखिए जल के बिना ठंडा किया जा रहा है इसको, क्योंकि पिघला हुआ नमक यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर ये संचालित हो रहा है। कौन सा? ये वाला रिएक्टर, थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। अगला बात करें, उच्च तापमान पर कहीं ना कहीं यहां से एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। आगे देखते हैं और क्या है।
देखिए इस न्यूज में मेनली जो ध्यान रखने वाली एक तो चाइना में हुआ है। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा प्री के लिए कि इसमें पिघला हुआ जो नमक है एज ए कूलेंट उपयोग हो रहा है। ठीक है, शीतलक के रूप में पिघला हुआ नमक उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके मुख्य लाभ क्या है, मतलब अगर थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर बनेगा तो इसके कुछ लाभ होंगे, तभी देश प्रयास करे, भारत भी इवन इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो क्या लाभ है, देखिए एक तो क्या है, पेसिव सुरक्षा प्रणाली होती है। पेसिव सुरक्षा प्रणाली क्या होती है कि अगर इसे ये रिएक्टर है जहां पे बन रही है, ये बहुत ज्यादा अगर मात्रा में गर्म हो गया तो जो सॉल्ट का प्लग है वो पिघल जाएगा। सॉल्ट का प्लग पिघल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभिक्रिया जो है वो अपने आप रुक जाएगी। इसीलिए इसको बोल रहे हैं पैसिव। कोई एक्टिव तरीके से नहीं किया जा रहा इसको, वो अपने आप अगर ऐसे तापमान बढ़ जाता है जहां पर सॉल्ट का जो प्लग है अगर वो पिघल गया तो अपने आप अभिक्रिया रुक जाएगी, यानी कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें होता यही है, देखिए अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये अभिक्रिया जो यहाँ रिएक्टर के अंतर्गत चल रही है अगर वो अनियंत्रित होने लग जाए तो कहीं ना कहीं फिर परमाणु रेडिएशन जो है वो फैलने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर यही है कि अगर रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो गया या फिर ऐसे कुछ भी उसमें समस्या पैदा हो गई तो सॉल्ट का जो प्लग है वो पिघल जाएगा और अभिक्रिया जो अपने आप रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, उच्च रेडियो एक्टिव स्तर वाले अपशिष्ट का कम उत्सर्जन। देखिए जो यूरेनियम ईंधन होते हैं या फिर प्लूटोनियम आधारित ईंधन होते हैं उनकी तुलना में अगर थोरियम ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो अपशिष्ट निकलते हैं, परमाणु ऊर्जा जब बनाई जाती है, यूरेनियम का उपयोग किया जा रहा है, प्लूटोनियम का उपयोग किया जा रहा है, तो उससे जो अपशिष्ट निकलते हैं उनसे रेडिएशन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं थोरियम जो है अगर उसका उपयोग किया जाता है तो होगा ये कि जो अपशिष्ट निकलते हैं उसका कहीं कहीं ना कहीं कम एमिशन होगा या कम उत्सर्जन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ थोरियम से उत्पन्न ईंधन प्लूटोनियम आधारित ईंधनों की तुलना में बहुत कम दीर्घ सक्रिय एक्टिनाइट्स, मतलब अगर ये यहाँ से कुछ अपशिष्ट भी निकालेगा तो कम दीर्घ सक्रिय, मतलब बहुत लंबे समय तक वो वातावरण में या फिर जहां पे उनको डंप किया जा रहा है वहां बने नहीं रहेंगे। रेडियो एक्टिव धात्विक तत्व होते हैं एक्टिनॉइड्स उत्पन्न करता है, मतलब बहुत कम सक्रिय और दीर्घ अवधि के लिए वो वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये रहेगा कि रेडिएशन का खतरा कम से कम रहता है इसमें। अगला क्या है, अन्य लाभ क्या है, ईंधन से अधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है। देखिए यूरेनियम की तुलना में अगर थोरियम ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो डेवलप होगी, ऊर्जा जितनी बनेगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा बनेगी। तो ये थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के लाभ है जो हमने देखा। पहला है पेसिव सुरक्षा प्रणाली है, दूसरा है अपशिष्ट जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो कम होंगे और ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा उत्पादित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोरियम ईंधन के बारे में कुछ इसमें बताया गया है, उसके बारे में बात करते हैं कि थोरियम क्या है। देखिए थोरियम के बाद साथ प्रॉब्लम ये है कि परमाणु रिएक्टर में इसको डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते। थोरियम को उपयोग करने से पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको यूरेनियम 233 में, और यही प्रक्रिया एक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। जब तक ये यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है तभी उसका उपयोग किया जा सकता है। थोरियम 232 जो है वो थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक है, ये एक फैक्ट है। देखिए समस्थानिक आपको पता होगा, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप एक ही परमाणु के ऐसे तत्व होते हैं जिनकी AZ है ना, जिनका क्या होता है द्रव्यमान परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन के C612 C614, तो इसमें क्या है, इनकी परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या कहीं ना कहीं अलग है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक या फिर आइसोटॉप कौन सा है, यूरेनियम 232। ठीक है, अगला बात करते हैं। थोरियम यूरेनियम की तुलना में देखिए उपलब्ध तो ये ज्यादा मात्रा में 3 गुना अधिक मात्रा में उपलब्ध है, परंतु इसका जो उपयोग है वो बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसको प्राप्त करने की जो लागत है थोरियम को वो यूरेनियम की तुलना में कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, इसके कारण इसका जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में ही संभव है या फिर किया जा रहा है। भारत का जो त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसका जो तीसरा चरण है वो थोरियम बेस्ड है, मतलब वहां पे थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। भारत के त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, देखिए इसमें अगर थोड़ी सी बात करें, इसके 3 चरण है। पहला वाला है वो है बेस्ड है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना, तीसरा जो होगा कहीं ना कहीं थोरियम आधारित जिसमें होगा। कभी अगर डिटेल में आएगा तो बात करेंगे इसे। पुराने साल में यूपीएससी ने एक आध सवाल भी पूछा
है ना, भारत के तीन स्तरीय जो थोरियम आधारित आपका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके बारे में। अगला बात करें और इसमें क्या लिखा है, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत में अगर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो बार्क करता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। विकसित कर रहा है एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। देखिए अब हेवी वाटर रिएक्टर क्या है, मैंने जैसे आपको उसमें सॉल्ट वाले में देख रहे थे, तो हेवी वाटर का उपयोग यहाँ पे क्या किया जाएगा, शीतलक के रूप में। और हेवी वाटर क्या होता है, D2O, D2O, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किसके रूप में किया जाएगा, शीतलक के रूप में। इस रिएक्टर में थोरियम ईंधन चक्र की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब ये जो भारत का एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर जो बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं थोरियम से कैसे ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, यहाँ इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। भारत भी, जैसे मैंने बताया था कि भारत भी मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो भारत एक इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसका विकास कर रहा है। परंतु पहला जो देश है जिसने थोरियम से एक यूरेनियम ईंधन बना लिया है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में, वो आपका चाइना है, ठीक है। तो ये थोड़े से फैक्ट हमें ध्यान रखना है। अब ये फैक्ट और प्रीलिम्स के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में विश्व का सबसे अधिक थोरियम भंडार है। भारत के पास यूरेनियम की तो मात्रा बहुत कम है, जैसे जादूगोड़ा झारखंड में है, वहां पे यूरेनियम मिलता है और कुछ कुछ क्षेत्रों में और भी मिलता है। तो हमें मेनली अगर परमाणु ऊर्जा के लिए डेवलप करना है तो हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है परमाणु ऊर्जा के लिए, यानी कि यूरेनियम हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और हम जैसे ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान आदि देशों से मंगाते हैं। तो भारत ने इसीलिए तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपना बनाया है, ताकि हम हमारे यहाँ पर जो थोरियम उपलब्ध है उसका उपयोग आने वाले सालों में कर सके बेहतर तरीके से। तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में थोरियम के भंडार है, और ये कहाँ होता है, केरल और उड़ीसा की जो मोनोजाइट रेत है उस रेत में ही प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। लगभग जैसे कि 8 से 10% थोरियम यहाँ से प्राप्त होता है। अगला बात करें तो आंध्र में भी है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के जो कोस्ट है वहां पर, साउथ कोस्ट या फिर आसपास का जो इलाका है वहां पर आपकी जो रेत होती है उसमें कहीं ना कहीं थोरियम के भंडार विशाल मात्रा में अवेलेबल है। तो इस पूरी न्यूज के हमने बारे में डिस्कस किया, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्री के लिहाज से थोड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं। देखिए अगला है राष्ट्रीय भू समस्थानिक प्लेटफॉर्म। भू समस्थानिक एक टर्म हो गई, प्लेटफॉर्म एक टर्म होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जहां पर भू स्थानिक जो डाटा है उसका स्टोर किया जा सके। तो न्यूज ये है कि भारत का जो सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, वो एक राष्ट्रीय भू समस्थानिक प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित कर रहा है। और ये जो विकसित कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमने एक नीति बनाई थी 2022 में, राष्ट्रीय भू समस्थानिक नीति, उसको लागू करने में मदद करेगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि वास्तव में भूस्थानिक डाटा या फिर जियो स्पेशियल डाटा क्या होता है। अगर आपको किसी भी स्थान की जानकारी चाहिए, लॉन्गिट्यूड लोटिट्यूड चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो जियो स्पेशियल डाटा में अवेलेबल होंगे। वहां पे फिर संरचना किस प्रकार की ये आपको पता होगा। आपके पास इमेजेस होंगी काफी सारी, जैसे कि भारत में जो है सिंचाई संरचना किस प्रकार की है, भारत में मृदा कहाँ कहाँ है, भारत में शहरीकरण किस प्रकार का हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं आपको जियो स्पेशियल डाटा के थ्रू प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी हम देखते हैं कि डाटा इज अ न्यू ऑयल, तो हम डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो हमारे जो देश का जो विभिन्न संरचनाएं है, कृषि है, शहर है, सड़क है, रेलवे है, हवाई मार्ग है, सबका हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तरह से डाटा होना चाहिए, ताकि उसका बेहतर प्रबंधन और उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए हमने 2022 में राष्ट्रीय भू समस्थानिक नीति बनाई थी, और अब उस नीति के तहत हम एक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं ताकि डाटा को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वे विभाग जो है वो इस पे के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और ये न्यूज जो है, ये अगर ध्यान रखें तो मेंस में कभी कभी इसमें आपको फोल्डर पॉइंट की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं कि राष्ट्रीय जो भू स्थानिक प्लेटफॉर्म या डाटा जो होता है वो किस प्रकार से समावेशी विकास में काम आपके आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या है, अब ये जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये नोडल एजेंसी है जियो स्पेशल डाटा के लिए। नोडल एजेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग आप नाम बताएंगे वहां, ठीक। अगला बढ़ते हैं। अगला ये है कि अब ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म जो क्या है, देखिए अब आपको डाटा इकट्ठा करना है, जो डाटा सेट्स जो है वो किस प्रकार से स्टोर करने हैं, उनके लिए मानक बनाए जाएंगे कि इस प्रकार का हमें डाटा चाहिए और इस प्रकार से हमें स्टोर करना है।
उसका साझा किन किन एजेंसियों से किया जा सकता है उसके बारे में बात करी जाएगी। प्रबंधन उस डाटा का किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए ये प्रणाली या फिर ये प्लेटफॉर्म जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है। डाटा सेट्स का मानकीकरण, दूसरा साझाकरण, तीसरा प्रबंधन करना है वहां। अब ये जो डाटा होगा, जो इस प्लेटफॉर्म में डाटा होगा, उनको आप वेब के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेस कर पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, मतलब बहुत सारे जो एप्स होती हैं मोबाइल एप्लीकेशन, उनके माध्यम से सटीक एवं प्रमाणिक स्थानिक डाटा आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, आपको वहां पे फसल बोनी है, तो आप चेक कर लें एक बार कि यहाँ की जो मृदा है उसकी क्वालिटी किस प्रकार से, जियो स्पेशियल डाटा अगर इस प्रकार का अवेलेबल है तो सरकार जो है कोई हाईवे बनाने वाली है तो वो जियो स्पेशियल डाटा के थ्रू चेक कर ले एक बार कि यहाँ इस बीच में क्या क्या किसानों की जमीन कितनी पड़ेगी, हमें कितनी लैंड अधिग्रहण करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सब कुछ इसमें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही अब इसमें बात है कि समावेशी और सतत विकास के लिए भूस्थानिक डाटा जो है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है कृषि। कृषि के लिए बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग यानी कि परिशुद्ध कृषि। देखिए परिशुद्ध जो कृषि होती है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा का उपयोग किया जाता है। परिशुद्ध कृषि में डाटा का मतलब जैसे उर्वरक कब डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सा टाइम पे उसमें सिंचाई करनी है, मृदा की गुणवत्ता क्या है, उस हिसाब से वहां पर फसल बोई जाती है। तो परिशुद्ध कृषि में काम आ सकता है, मृदा स्वास्थ्य के मानचित्रण में काम आ सकता है, और सिंचाई सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में काम आ सकता है। जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे अगर पता लग गया कि यहाँ पे डार्क जोन है, तो फिर वहां पर किसानों को सरकार मना करेगी कि यहाँ से जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लोटेशन मत कीजिए। फिर हो सकता है वहां पर नहर निकाली जाए, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाए। तो ये सब सिंचाई प्रबंधन का बेहतर तरीके से किया जा सकता है डाटा के माध्यम से। लॉजिस्टिक और परिवहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एकीकृत लॉजिस्टिक और परिवहन, देख सकते कहाँ आपके रोड है, कहाँ सड़क है, कहाँ वेयर हाउस बनाने हैं, वो सारा इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एकीकृत अवसंरचना योजना को सक्षम बनाने के लिए, उदाहरण के लिए हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, तो कहीं ना कहीं उसमें भी डाटा का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगला है शहरी नियोजन एवं अवसंरचना। शहरी नियोजन और अवसंरचना की अगर बात करें तो ये है, देखिए हाई रेजोल्यूशन जो है वाले स्थलाकृतिक सर्वेक्षण जो होंगे 5 से 10 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि जो प्रमुख शहर रहेंगे आपके वहां पे कौन सी अवसंरचना है कौन सी नहीं है, ये डाटा आपको अवेलेबल होगा। अगर ये अवेलेबल होगा तो कहीं ना कहीं जो शहरीकरण हमारे यहाँ पे अंधाधुंध तरीके से हो रहा है और हमारे शहर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है, तो शहरी डिजाइन सुधारने में ये काम आ सकता है और हमारे शहर जो है वो और सस्टेनेबल बन सकते हैं अगर हम डाटा का बेहतर उपयोग कर रहे हैं शहरी नियोजन और अवसंरचना को देखने के लिए। तो ठीक है, देखिए एक ये टर्म है नेशनल डिजिटल ट्विन। इसका मतलब ये है कि देखिए बहुत शहरों में बहुत सारे डिजिटल अवसंरचनाएं होती है, तो सारी अवसंरचना एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, एक दूसरे के साथ डाटा साझा कर रही है, तो उसको बोलते हैं नेशनल डिजिटल ट्विन्स। ठीक है, उदाहरण के लिए से हमने एक अमृत मिशन शुरू किया है, राष्ट्रीय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत शुरू किया था 2015 में सरकार ने, कि जो हमारे 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनको क्या करना है, उनमें एक तरह से उनको समावेशी बनाना है, सतत बनाना है और लोगों के बेहतर तरीके से रहने योग्य बनाना है। शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित मास्टर प्लान बनाया जा सकता है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल एक बात दी गई है। अगला है कि उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक डाटा और जानकारी के माध्यम से पर्यावरण जो है की बेहतर निगरानी की जा सकती है, पर्यावरण की बेहतर निगरानी की जा सकती है। जैसे कि किसी एरिया में पेड़ ज्यादा कट रहे, तो आप देख सकते हो डाटा के माध्यम से कि यार यहाँ पे कुछ टाइम पे पहले तो ग्रीनरी थी, इमेजेस के माध्यम से अब ग्रीनरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। ठीक, या फिर आपने ऐसे कुछ इलाके में रिफॉरेस्टेशन किया है ना, या फॉरेस्टेशन किया है, तो वहां पता लग जाएगा कि हमने जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए थे वो कितनी मात्रा में ग्रो हुए या नहीं हुए, वो सारा डाटा यहाँ से एनालिसिस हो सकता है। आपदा प्रबंधन में भी आप उपयोग कर सकते हो इसका, है ना, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पहले से पता लग जाएगा। अगर कोई एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, नदी के आसपास का एरिया हो गया या फिर लैंडस्लाइड के आसपास का एरिया हो गया, अगर वहां पर कोई भी अवसंरचना डेवलप हो रही है तो डाटा में वो आ जाएगी और हम एक तरह से एक बेहतर आपदा प्रबंधन कर पाएंगे। अब हमारी नीति जो है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022, इसका अर्थ ये था कि देखिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमें जो जीए स्पेशल डाटा है उसकी अवसंरचना बनाना है, सेवाओं को कैसे और प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकास के लिए
एक रणनीति, मतलब ये है कि अगर एक नीति बनाई गई तो ये बोला है कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर ऐसी अवसंरचना का निर्माण किया जाए ताकि जो डाटा है उसको स्टोर किया जा सके और जब वो अवेलेबल किया जा सके भारत के लोगों के लिए या भारत की जो संस्थाएं उनके लिए, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर यह बात की गई थी कि भूस्थानिक डाटा संवर्धन और विकास समिति एक बनाई जाएगी जो कि प्रॉपर तरीके से देखेगी कि इस डाटा जो है वो कैसे एकत्रित हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, यानी कि नीति निर्माण के लिए एक तरह से विकास समिति होगी। इसके तहत एक ऑपरेशन द्रोणगिरी भी शुरू किया सरकार ने। उसका ये एक प्रायोगिक पहल है, पायलट बेसिस पे चल रही है। इसका अर्थ ये है, इसका उद्देश्य ये है कि भूस्थानिक जो तकनीक है के मतलब जो डाटा है या फिर तकनीकें उनका व्यवहारिक उपयोग जो है वो कितना संभव है कितना संभव नहीं है उसको देखने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए ऑपरेशन द्रोणगिरी, ध्यान रखिएगा। जो इस पे जियो स्पेशल टेक्निक है उनका व्यवहारिक प्रदर्शन करने के लिए एक तरह से पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगला एक कुछ है राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक डाटा रिपोजिटरी। ये देखिए सारी जो चीजें हैं काम इनके सेम रहेंगे। देखिए कोई भी नीति होती है, मिशन होता है, योजना होती है, प्लान होती है, आपको ध्यान रखना है एक तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ना। कार्य तो उनका वही है कि डाटा के क्षेत्र में अवसंरचना बनाना, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से समन्वय सुनिश्चित करना, डाटा की सुरक्षा प्रदान करना, कहीं ना कहीं डाटा को भारत के जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें कैसा उपयोग किया जा सकता है, इसलिए नीति निर्माण करना, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा कि राष्ट्रीय भूस्थानिक डेटा नीति जो है उसके तहत क्या क्या संरचना डेवलप की गई है। अब हम देखते हैं हमारी आज की तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज है कि हाल ही में एक सैन्य उपग्रह है उसको प्रक्षेपित किया है इसरो ने, उसकी बात करिए। GSAT-7R उसका नाम है। भारत का सबसे भारी जो संचार उपग्रह है या सैटेलाइट है उसको अभी प्रक्षेपित किया गया है। और ये किसके लिए प्रक्षेपित किया गया? भारतीय नौसेना के लिए। ये ध्यान रखना है कि GSAT-7R जो है वो किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, सबसे भारी संचार सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। हमारे यहाँ पे संचार उपग्रह इसरो ही लॉन्च करता है, इवन सारे उपग्रह इसरो ही लॉन्च करता है। कौन सा व्हीकल या रॉकेट यूज किया है? तो LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये जो है सबसे ज्यादा भारत का हेवी रॉकेट, सबसे अच्छा रॉकेट है तो LVM-3 है, जिसके माध्यम से GSAT-7R जो है सैटेलाइट उसको सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया है। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये? पहले लॉन्च व्हीकल के बारे में बताया गया है। ये जो न्यूज है ये मेनली प्री के काम की। अब थोड़ा प्री के बारे में ये है, या फिर ऐसा मेंस का कोई सवाल आता है कि इसरो ने हाल ही में कौन कौन से डेवलपमेंट किए हैं, तो ये है एज एग्जांपल लिख सकते हैं कि GSAT-7R जो है वो भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह जो है वो हाल ही में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो भारत का सबसे भारी परिचालन वाला रॉकेट है, मतलब जिसका उपयोग किया जा रहा है। इस रॉकेट का उपयोग भारी संचार सैटेलाइट हो गए या फिर डीप स्पेस मिशन। डीप स्पेस मिशन होता है अंतर्ग्रही मिशन जो हो गए, किसी दूसरे ग्रह पर अगर आप मिशन भेज रहे हो तो उसके लिए मेनली इस रॉकेट का उपयोग किया जाता है। किसका? LVM-3 का। आगे देखते हैं, ये 3 चरणों वाला है। प्री के लिए ध्यान रखिएगा, पहला चरण जो है वो ठोस है, 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर इसमें लगे होते हैं। दूसरा जो चरण है वो तरल है, तरल प्रणोदक इसमें होते हैं। तीसरा जो चरण है ये महत्वपूर्ण है, क्रायोजेनिक। देखिए क्रायोजेनिक पहले भारत के पास नहीं हुआ करता था। भारत ने हाल ही के रिसेंटली 5-10 सालों में क्रायोजेनिक जो इंधन है उसको पूर्णतः भारत ने डेवलप कर लिया। नहीं तो भारत पहले दूसरे देशों पर ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करता था अपने संचार उपग्रह भेजने के लिए। तीसरा चरण जो है उसमें स्वदेशी थ्रस्ट वाले CE-20 क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया गया है। अब बस इतना ध्यान रखिए क्रायोजेनिक ईंधन वो वास्तव में क्या होता है। क्रायोजेनिक ईंधन ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको बहुत कम टेम्परेचर, बहुत -150 से 200 डिग्री या 250 डिग्री के बीच में ये जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक स्टेज का ये महत्व है कि बहुत कम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। तो 3 चरण हो गए। पहला ठोस, देखिए ठोस मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका रॉकेट है, ये 3 चरण हो गए, है ना। पहला ठोस, जैसे कि वायुमंडल से बाहर निकला तो ठोस ईंधन का पहले उपयोग हो जाता है।
ताकि फिर भार कम हो जाए, फिर तरल का, और फिर आखिरी स्टेज जो रहती है वो कहीं ना कहीं क्रायोजेनिक वाली रहती है। आप कभी भी देखेंगे या तो 2 चरण का ठोस ईंधन होगा। पहला चरण हमेशा जनरली जो रहता है वो ठोस ईंधन का ही रहता है, ताकि उसको ऐसा नहीं हो कि जैसे ये ईंधन जल जाए, जलने के बाद ये कि जैसे कि वो बहुत हेवी लोड ऊपर नहीं ले जा सके। अगर आपको आखिरी स्टेज तक अगर आप ठोस ईंधन लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर सैटेलाइट का वजन है आपको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला चरण जनरली ठोस बनाया जाता है, दूसरा तरल, और यहाँ पे जो क्रायोजेनिक है इसमें तीसरा, तो फिर क्रायोजेनिक स्टेज आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सैटेलाइट है उसकी विशेषताएं क्या है? देखिए सैटेलाइट की विशेषताएं नॉर्मल है कि भारत की एडवांस रक्षा संचार सैटेलाइट सीरीज जी-सैट जो है, मतलब ये जो पूरी सीरीज हमने लॉन्च करी हुई है जी-सैट 7, ये रक्षा सेवाओं के लिए ही लॉन्च की है। अब जी-सैट आर जो है वो नेवी के लिए, कोई और होगा वो आर्मी के लिए हो सकता है या फिर आपके एयरफोर्स के लिए हो सकता है। तो अभी जो 7R है वो किसके लिए? आपका नेवी के लिए। वजन कितना है इसका? लगभग 4400 किलोग्राम वजन है इस सैटेलाइट का। कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है? देखिए ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जनरली वहां इनको संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। जो जितना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, वैसे ही ये भी चक्कर लगाता है। मतलब इनकी पृथ्वी के सापेक्ष जो इनकी गति रहती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो संचार उपग्रह रहते हैं उनकी सापेक्ष लगभग 0 रहती है। उनका जो टाइमिंग रहता है वो भी 24 आवर्स रहता है, और ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर जो है दूरी पर स्थापित किया जाता है। ये जो है एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो है, देखिए जब आपको भेजना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, अगर आपको किसी सैटेलाइट को स्थापित करना है तो शुरुआत में आप कहां स्थापित करेंगे? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर यहां से थ्रस्ट देते हैं ट्रांसफर वाले से, फिर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। समझ गए? सबसे पहले स्थापित किया जाएगा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, उसका नाम है ट्रांसफर। फिर वहां से एक थ्रस्ट देंगे तो कहां पहुंच जाएगा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि 36,000 किलोमीटर लगभग पृथ्वी की सतह से दूर है, और 24 आवर्स उसका रिवोल्यूशन टाइम होता है, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर रहता है ना। अगला देखते हैं। अभी जो ये जो सैटेलाइट है जी-सैट 7R, ये कवरेज हिंद महासागर क्षेत्र में करेगा, भारतीय भूभाग में मल्टी बैंड एक तरह से संचार सेवा। देखिए हमारी जो नेवी होती है उसको एक सिक्योर लाइन जरूरत पड़ती है संचार करने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ही ये लॉन्च किया गया है। अब ये है कि जैसे कि एक शिप है वो आपका बंगाल की खाड़ी में, एक शिप हिंद महासागर में, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं हमें सिक्योर चैनल की जरूरत पड़ेगी और एक मजबूत चैनल की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगला क्या उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष के जरिए संचार और समुद्री क्षेत्र में निगरानी जो है वो बेहतर हो पाएगी भारत की। यह नौसेना के जहाज हो गए, सबमरीन हो गए, विमान हो गए, समुद्री संचालन केंद्रों के बीच में सुरक्षित और मजबूत जो संपर्क है वो स्थापित करें। संचार उपग्रह का यही काम है। आगे बढ़ते इसका महत्व क्या है? देखिए अब ये अब तक का सबसे भारी हमने जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं ये कि रॉकेट का जो स्वदेशीकरण की बात हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि हमने लगभग 4,400 किलोग्राम का केजी का एक उपग्रह है, उसको लगभग 36,000 किलोमीटर दूर स्वदेशी रूप से स्थापित कर लिया। तो कहीं ना कहीं भारत की जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की जो पहुंच है वो बढ़ेगी। अब हो सकता है कि और भी जो देश है जिनको ऐसे संचार उपग्रह लॉन्च करने हैं वो भारत के पास अप्रोच करें, और कहीं ना कहीं इससे फिर क्या होगा कि इसरो की साख बढ़ेगी, देश की साख बढ़ेगी, और इसरो जो है वो कहीं ना कहीं वाणिज्यिक रूप से भी ज्यादा सक्षम हो पाएगा। मतलब इसका अर्थ देखिए, अभी जो पूरे विश्व में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का जो योगदान है वो 2% से भी कम है। तो अगर हम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो इतने बिलियन डॉलर की है, तो अगर हम सैटेलाइट इस तरह के लॉन्च कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी फिर अन्य देशों के सैटेलाइट उपयोग लॉन्च करके पैसे कमा सकते हैं और देश के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में वो चीज काम आ सकती है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को मजबूत करेगा, बात सही है बिल्कुल, सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेगा, संचार चैनल बेहतर बनाएगा। ब्लू वाटर संचार मतलब देखिए वो सिंपल सी बात है, नेवी की बात हो रही तो ब्लू वाटर आएगा। ब्लू वाटर संचार मतलब नेवी के लोग और नेवी के जहाजों के बीच में एक तरह से सिक्योर और मजबूत संपर्क स्थापित हो पाएगा। सटीक युद्ध क्षमता में मदद, ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जब इमेजेस होंगे, डाटाज होंगे, बेहतर सिक्योर चैनल होंगे बातचीत करने के, तो अगर आप युद्ध में हैं किसी भी देश के साथ में, तो वहां क्या होगा,
आप सटीकता से प्रहार कर पाएंगे मिसाइलों के मामले में, या फिर अगर आप कोई भी वॉरहेड छोड़ते तो उसको लेके। तो इससे क्या क्या होगा, एक तो हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, नेवी की क्षमताएं बढ़ेंगी, और हमारे जो युद्ध का डिटरेंस है उसको और ये बढ़ा पाएगा हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, अब जो मैं सैटेलाइट की बात कर रहा था कि GSAT-7 जो है उसके अन्य सैटेलाइट क्या है। GSAT-7 जो है नौसेना के लिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, रुक्मणी उसका नाम है। रुक्मणी जो है वो किसके लिए, नौसेना के लिए 2013 में स्थापित किया गया था। बाकी काम क्या काम करता है, काम सैटेलाइट का जो हो गया वो मोटा मोटा हमने देख लिया, संचार स्थापित करेगा, इमेजेस प्रदान करेगा, है ना। तो मैच द कॉलम में कभी आता तो ध्यान रखिएगा, GSAT-7 जो है रुक्मणी किसके लिए, नौसेना के लिए, वायुसेना के लिए GSAT-7A जिसका नाम है एंग्री बर्ड भी इसको बोला गया है, और ये 2018 में लॉन्च किया गया था। GSAT-7C ये भी किसके लिए, ए और सी किसके लिए, आपके वायुसेना के लिए। नॉर्मल जो 7 है वो किसके लिए, आपके नौसेना के लिए, है ना। थल सेना के लिए हमने लॉन्च किया था GSAT-7B। ठीक, अब हमने जो GSAT-7R जो लॉन्च किया है वो अगेन हमारे नेवी के लिए लॉन्च किया। तो कितने उपग्रह हो गए हमारे सैन्य वाले, 1 2 3 4 5, 5 याद रखिएगा। मैच द कॉलम में से सवाल संभावित है कि एक साइड आपको सैटेलाइट दे दे और सामने दे दे कौन सी नेवल फोर्सेस, आर्मी या फिर वायुसेना, किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है ना। अगेन भगदड़ से भारत में बहुत सारी मौतें हो रही है, तो हाल ही में यही हुआ है, आंध्र प्रदेश का एक मंदिर था वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, इसमें भगदड़ हुई और कई लोगों की मौत हो गई, और ये जनरली होता रहता है। एक साउथ के हीरो अभी उन्होंने एक सभा सम्मेलन वो कर रहे थे तो वहां भी भगदड़ मच गई थी, उससे मौत हो गई थी। IPL जब RCB जीता था तब वहां पे जो फंक्शन चल रहा था उसमें लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सी बार आपने अभी देखा होगा प्रयागराज में जो आपका कुंभ हुआ था वहां भी लोगों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी मौत हो गई थी कुछ टाइम पे कुंभ के टाइम में। तो भारत में होता रहता है, तो हम इस न्यूज में ये जानेंगे कि उनके कारण क्या है, NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन क्या है, साथ साथ में हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं। ये न्यूज है आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण, मेंस के लिए, है ना। इसमें प्री का कोई सवाल नहीं बनता, मेंस के लिए महत्वपूर्ण। तो भगदड़ क्या होती है, देखिए कुचल भगदड़ या दबाव में लोग जनरली क्या होता है, अफरा तफरी मच जाती है, अफवाह फैल जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि भीड़ का में लोगों को सांस आने लग गया तो लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग मर जाते हैं। जब वास्तविक या फिर अनुमानित खतरे या जगह की कमी के कारण अचानक भीड़ में उपस्थित लोग भागने लगते हैं, तो फिर होते क्या है, भागते हैं लोग बाग, कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, लोग बाग उनके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। हजारों की लाखों की संख्या में लोग होते हैं तब ऐसा होता है जनरली, है ना। जो हमारा NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो भगदड़ की घटना है इसको बोलता है कि ये मैन मेड है, ये प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मानव की लापरवाही की वजह से ही हो रही है घटना, है ना। हालिया वर्षों में जो हमने घटनाएं देखी उसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। बेंगलोर में RCB जब IPL में जीती थी तो उसके जश्न के दौरान मौत हो गई थी लोगों की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ जाने के लिए भीड़ भाड़ लग गई थी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज में कुंभ के मेले के दौरान ऑफिशियल डाटा के 30 लोगों की वहां पे मौत हो गई थी। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। अब ऐसी घटनाएं क्यों होती है बार बार, ये घटनाओं का कारण ये है कि जवाबदेहिता और नियमों का पालन नहीं किया जाता है या फिर उनकी कमी है। क्या होता है कि जो आयोजन के स्थल होते हैं उस पर जगह जितनी होती है उसकी क्षमता से ज्यादा लोग आ जाते हैं, जगह इतनी है ही नहीं, लोग ज्यादा आ गए, तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली अगर वहां की 100 की कैपेसिटी है, वहां पे 500 लोग आ गए तो भगदड़, अगर थोड़ी सी भी कुछ होता है तो लोगों के मरने के चांसेस, या फिर बैरिकेड्स जो लगाते हैं वो उसमें कमी होती है कहीं ना कहीं, या फिर वो कमजोर होते हैं तो टूट जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही होती है कि कहीं ना कहीं नियमों का जो पालन है वो बेहतर तरीके से नहीं किया जाता, इसकी वजह से घटनाएं होती है। अगला क्या है, खराब नियोजन और समन्वय की कमी। स्थानीय प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया और कार्यक्रम के आयोजक, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है उनके बीच में अगर उचित सहयोग और समन्वय नहीं होगा, जैसे कि पुलिस मंजूरी दे रही है किसी रैली के लिए, बोला कि 5,000 लोग आने चाहिए, आयोजक ने बोला कि नहीं 7,000 लोग आ सकते हैं, हमें फोर्सेस उस हिसाब से प्रोवाइड कीजिए वहां पे मैनेज करने के लिए, पुलिस ने नहीं प्रोवाइड की। स्थानीय प्रशासन जो वहां पे देख रेख कर रहा होगा वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो ऐसी घटनाएं होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो एजेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कार्यक्रम आयोजक, अगर इनके बीच में सहयोग और समन्वय नहीं रहेगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, भगदड़ की घटना हो सकती है। अगला क्या है, तकनीक का उपयोग। हम लोग वैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कर रहे हैं परंतु फिर भी कुछ जगह नहीं हो पाता है, जैसे कि कहीं ना कहीं
भीड़ कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, यहाँ की क्षमता कितनी है, उसकी रियल टाइम निगरानी हो सके, या फिर भीड़ का घनत्व कितना है, ऐसे मापने के यंत्र होते हैं। ऐसी तकनीकों का उपयोग भारत में कम हो रहा है ना? बोलते ज़रूर है हम लोग कि हम लोग ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं फिर भी उपयोग कम हो पाता है उन सब चीज़ों का, है ना? अगला देखते हैं, अन्य कारण क्या है? लोगों के पास जैसे-जैसे पैसा आ रहा है, तो तीर्थ यात्राओं पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, धीरे-धीरे। ऐसा हो ही रहा है, कुंभ के मेले में आपने देखा होगा लगभग 1-2 करोड़ लोग वहाँ पे पहुँचे थे, है ना? घनी आबादी होती है, भीड़-भाड़ होती है, जैसे नई दिल्ली वाले शहरी क्षेत्र में, नई दिल्ली वाला छोटा-सा स्टेशन है, ज़रूर काफ़ी बड़ा है, परंतु उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए, है ना? घबराहट होती है, अचानक से अफ़वाह फैल जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। प्रशिक्षित सुरक्षा जो कर्मी हैं, वो कहीं न कहीं कम होते हैं। अगर जिनको काम में लगाया गया है कि आपको भीड़ को मैनेज करना है, उनके पास अगर प्रॉपर तरीके से क्षमता नहीं है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएँगे उसको, है ना? राहत और बचाव कार्य में देरी, अगर मान लीजिए घटना हो भी गई, तो उसके बाद अगर कुछ लोग उस टाइम पे घायल हो गए, तो उनके लिए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। नज़दीकी उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जो भी उनको चिकित्सा सुविधाएँ वो प्रोवाइड करनी चाहिए। परंतु अगर उसमें देरी होती, तो फिर उनकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के। तो ये भी एक समस्या है। तो आगे की राह क्या है? देखिए, आगे की राह से पहले एनडीएमए की गाइडलाइन देख लेते हैं एक बार ना। हुँ। एनडीएमए की गाइडलाइन क्या है भीड़ प्रबंधन के लिए? एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या बोलती है कि भीड़ को कैसे मैनेज करना चाहिए? तो बोलती है कि यातायात पर नियंत्रण लगाओ। यानी कि आप जो जहाँ पे पंडाल लगे हैं या फिर जहाँ पे भी वो उत्सव हो रहा है, उसके आस-पास जो वाहनों की जो आवाजाही होती है, उसको नियंत्रित किया जाए, ताकि ऐसे नहीं कोई जाम हो जाए। आपने बहुत सी बार देखा होगा, दिल्ली में आपने देखा होगा कोई फंक्शन हो रहा है किसी इलाके में, तो वहाँ पर ट्रैफिक भी अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं भीड़-भाड़ लग जाएगी, जाम लग जाएगा और अफरा-तफरी मचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला ये बोला संकट संकेत, स्पष्ट संकेत क्या है कि यानी कि अगर प्रवेश और आपातकालीन निकास, प्रवेश का मान लीजिए ये एक मार्ग रखा आपने, कुछ भी घटना होती है तो आपातकालीन निकास के लिए आप प्रमुख नक्शे जो है एक तरह से मेंटेन वहां पे स्थानों पे लगा के रखो। जैसे होता है ना कि किसी किसी भी घटना की स्थिति में आप ये आपातकालीन मार्ग है यहाँ से बाहर निकले। जनता जनरली क्या होता है कि अगर इस तरह के साइन नहीं है तो अफरा तफरी होती तब इधर उधर कहीं भी भागते हैं लोग ना। अगर ऐसे साइन लगे हुए हैं कि हाँ यहाँ से एग्जिट करना है, अगर कुछ समस्या होती है तो ये होगा कि बेहतर तरीके से लोग वहां से निकास हो पाएंगे। अगर कोई कोई भी समस्या होती है तो भीड़ नियंत्रण किया जाए, इसके लिए बैरिकेड्स लगाए, लोगों की आवाजाही जो है जैसे पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं हो कि लोग एक साथ ऐसे जा रहे हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से जाएंगे तो थोड़ा मैनेज रहेगा हुआ ना। निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और पर्याप्त पुलिस बल जो है उसकी भी तैनाती की जाए ताकि निगरानी बेहतर तरीके से हो सके, है ना। स्थान प्रबंधन, देखिए अब जैसे अनधिकृत पार्किंग हो गया, अस्थायी दुकानें और ठेले हो गए जो पैदल चलने वाले रास्तों को घेरते हैं, उन्हें हटाया जाए। मतलब जैसे क्या है कि अगर कोई स्थान है जहाँ पर ये सब चीजें हो रही है, वहाँ पे मान लो बहुत सारे अनधिकृत अतिक्रमण टाइप का हुआ है कि कुछ अस्थायी दुकानें लगे हैं, ठेले लगे हैं, तो उनको वहां से हटा दो उस टाइम पे, आयोजन स्थल के टाइम पे, ताकि क्या होगा कि बेहतर तरीके से मैनेज हो पाएगी और जो स्थान है उसका मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, है ना। अन्य क्या है भाई, मेडिकल इमरजेंसी किसी भी हालत के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसा स्थल है जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। जन जागरूकता, लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें होती है तो हमें क्या करना है ना? अगर जैसे आप गिर गए एक बार तो कम से कम आपको अपना सर बचाना है, कैसे करना है? जैसे कि जनरली भूकंप के टाइम बोला जाता है कि आप किसी टेबल के नीचे बैठ जाइए, बेड के नीचे बैठ जाइए, ताकि कुछ डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं गिरे, है ना? आगजनी से सुरक्षा की तैयारी की जाए। वही अगर ऐसा कुछ होता है, आग भी लग जाती है, तो वहाँ आग जैसे जनरली होता ही है कि अगर थोड़ी-सी जगह कहीं आग लगी तो फिर लोग भागने लग जाएँगे। तो ये है कि आग भी ना लगे, इसकी हमें सुरक्षा प्रबंधन करना है। तो ये एनडीए में तो ये बोलता है, परंतु आप सुझाव क्या देंगे? आपके सुझाव कहीं न कहीं एनडीएमए की गाइडलाइन के इक्विवेलेंट ही होंगे। क्या है? रियल टाइम निगरानी हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि एनडीएमए के दिशा निर्देश बोलते हैं कि सीसीटीवी, ड्रोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और अगर कोई भी खतरा होता है तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया जाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं असामाजिक तत्व, अफवाह फैला देते हैं, है ना? तो तुरंत उनको बाहर निकाला जाए सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी करके। अगला क्या है? प्रवेश पर नियंत्रण। जहाँ पे भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहाँ पे पहले से ही कुछ पासेस टाइप का सिस्टम बना दिया जाए या ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया जाए कि हमारे पास 10,000 सीटें हैं, तो जिनके पास 10,000 पास ही जारी करेगा। तो फिर क्या होगा कि हाँ, 10,000 के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। जैसे कि
क्रिकेट स्टेडियम में होता है जनरली ऐसा कि उसकी जितनी कैपेसिटी है 50,000 है, तो उतने ही टिकट जारी किया जाता है, तो फिर वहां पे ऐसा भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन नहीं हो पाती है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, अगर कोई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा है या भीड़ प्रबंधन की लापरवाही के लिए आयोजक जो होते हैं और प्रशासन दोनों को जिम्मेदार होना है। यार देखिए, अगर आयोजक ने बोला कि 10,000 लोग आएंगे और उसके यहाँ 12,000 आ गए, तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो 10,000 के लिए जारी किया, तो 12,000 आ गए तो मैं क्या करूं। उसकी भी जिम्मेदारी कि 10,000 आए तो 10,000 रखे। अब पुलिस की भी जवाबदेही यहाँ पे सुनिश्चित होनी चाहिए, या फिर जो प्रशासन है उसकी भी, कि अगर ये आ कैसे गए, फिर आयोजक के ऊपर आप कार्रवाई करो। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन है दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अवसंरचना जो है जहां पे आयोजन हो रहा है उसके आसपास थोड़ा सुधार करना है, जैसे चौड़े रास्ते बनाए जाए, स्पष्ट निकास मार्ग बनाया जाए, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि आपात स्थिति में अगर कुछ होता है तो लोग वहां से सुरक्षित निकल सके। ठीक है, तो ये हमने आगे की राह भी देख ली। और ये इंपॉर्टेंट देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है उसमें 4-5 ही टॉपिक होते हैं, हाँ, आपके जो मेंस में, और एक न एक सवाल उससे आता है, और वो जो एक न एक सवाल आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होके आता है। तो हो सकता है कि प्रोबेबल आप जब एग्जाम दे तो ऐसा सवाल आ सकता है भीड़ प्रबंधन के लिए, है ना। अब हमने आज की जो सारी मेन न्यूज़ थी वो तो डिस्कस कर लिए, अब हम अन्य संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं प्री के लिहाज से। तो पहला क्या, एडवोकेट। देखिए हाल ही में एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट संस्थाओं में नियुक्त इन हाउस काउंसिल जो होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट संस्थाओं में उनको लीगल एडवाइस देने के लिए कुछ ना कुछ काउंसिल होते हैं, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत क्लाइंट अटॉर्नी विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इस कारण, देखिए अब ये क्या है, उन्होंने ये बोला कि जो काउंसिल होते हैं, जो लीगल एडवाइजर होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट्स के, उनको ये बोला कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 132 के तहत उनको क्लाइंट अटॉर्नी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम है, यानी कि एडवोकेट अधिनियम 1961 के तहत वो एडवोकेट नहीं माने जाते हैं। एडवोकेट नहीं माने जाते, मतलब ये क्लाइंट अटॉर्नी विशेषाधिकार क्या है, देखिए इस धारा 132 के तहत ये बोला है कि कुछ अपवाद को छोड़ दे, इसके अलावा क्लाइंट और वकील के बीच में क्या बात हुई है, मुवक्किल के बीच में क्या बात हुई है, इसको जानने का किसी के पास अधिकार नहीं है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के कुछ अपवादों को छोड़कर एक अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच संचार की रक्षा करती है, जानने का अधिकार उनको नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, बोला है कि जो लीगल एडवाइजर जो होते हैं कॉर्पोरेट्स में, उनको एडवोकेट नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, तो आपको इसको ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अधिवक्ता क्या होता है और ये एक्ट क्या है, सारी चीजें। तो देखिए जो अधिवक्ता होता है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो है उसके तहत इनको पंजीकृत किया जाता है। साथ साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनको भी इनको पंजीकृत किया था। मतलब होता क्या है, आपको एक चीज बताता हूं, आपने अगर सिंपल वर्ड में एलएलबी कर लिया है ना, तो आप कहलाएंगे लॉयर। परंतु अगर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया तो फिर आप बन जाएंगे एडवोकेट। तो एडवोकेट जो है वो 1961 का जो एक्ट है उसके तहत कहलाता है। एलएलबी वाला एडवोकेट नहीं होता, उसको लॉयर बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो अधिवक्ता जो दर्ज होते हैं वो एक्ट के तहत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत उनको एडवोकेट बोला जाता है। उन्हें एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा जो है उसको पास करना होता है, तब वो क्या है, एडवोकेट कहलाएंगे। एडवोकेट अधिनियम की धारा 29 के अनुसार भारत में वकालत करने के लिए केवल अधिवक्ताओं की मान्यता, मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई भी किसी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है तो वो एडवोकेट ही उपस्थित हो सकता है, लॉयर उपस्थित नहीं हो सकता, है ना। ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। लॉयर क्या होता है, जिसने कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कानून की डिग्री पूरी कर ली हो उसे वकील कहा जाता है। और देखिए ये कानूनी सलाहकार बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी कंपनी के, कॉर्पोरेट्स के, परंतु ये जो लॉयर होते हैं इनको कोर्ट में जाकर बहस करने का अधिकार नहीं होता है, वो केवल एडवोकेट को ही होता है। बहुत माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरली हम एक ही मानते हैं, लॉयर हो गया, एडवोकेट्स हो गया, सबको ना। अगला बात करते हैं, क्या न्यूज है, एनसीएलटी के बारे में न्यूज है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण क्या है। तो देखिए हाल ही में न्यूज ये आई है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनक्लेट ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई को पेटेंट मामलों से संबंधित विवादों की जांच करने का अधिकार नहीं है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पहले ध्यान रखना है कि सीसीआई जो है उसको पेटेंट मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है। ये बोला गया है कि एनक्लेट ने ये निर्णय दिया है कि पेटेंट अधिनियम जो है 1970 का को प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है 2002 उसके तहत उस पर मतलब उसको अधिमान्यता प्राप्त है, यानी कि कहीं ना कहीं पेटेंट अधिनियम जो है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम से ही ज्यादा प्राथमिक है या फिर प्राथमिकता प्राप्त रखता है। तो जो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अधिकार मिले हैं वो इस एक्ट के तहत मिले हैं। तो यही बोल रहा है एनक्लेट कि आप जो है वो पेटेंट के नियम नहीं सुनोगे, से संबंधित विवादों को नहीं सुनोगे, है ना। तो इसमें बस ये है कि पेटेंट आवेदन क्या है, एनक्लेट क्या है और सीसीआई क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमने सीसीआई के बारे में तो बहुत बार बात करी। तो पेटेंट अधिनियम 1970 क्या है, तो देख सिंपल सा है, अगर किसी ने कोई आविष्कार किया है तो जो उसका अधिकार है उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। आविष्कारकों को उनके नवाचारों पर अनन्य अधिकार प्राप्त करना, मतलब उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाना है, किस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाना है, सबका सब अधिकार किसके पास रहेगा, जिसने आविष्कार किया है, ताकि नवाचार को प्रोत्साहित मिल सके, साथ साथ में जनता की नई तकनीकों का पहुंच सुनिश्चित किया। मतलब जो भी आविष्कार हुआ है तो जिसने आविष्कार किया उसको तो लाभ मिलना ही चाहिए, साथ साथ में जो जनता है वो भी उस आविष्कार का लाभ ले सकेगी अगर जिसने नवाचार किया है उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो, ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनक्लेट के बारे में। तो ये कब स्थापित किया गया था, देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था और ये अपील सुनता है। किन किन के खिलाफ अपील सुनता है, तो एक तो एनक्लेट एनसीएलटी के खिलाफ, एनसीएलटी ने अगर कोई भी मामले का निपटारा किया है तो अगर संतुष्ट नहीं है तो कहां जा सकता है, वो एनक्लेट में जा सकता है। दूसरा ये आईआईबी यानी कि दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड जो है आईबीबीआई, इसके खिलाफ अपील सुनता है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ भी अपीली निकाय कौन है, एनक्लेट। ये महत्वपूर्ण है प्री के लिए, क्योंकि ये तीन जो संस्थाएं हैं, एनक्लेट जो है वो तीन जो संस्थाएं हैं, एनसीएलटी, आईबीबीआई और सीसीआई, इन तीनों के खिलाफ अपील सुनता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिहाज से ध्यान रखिएगा, है ना। अब सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2002 का एक्ट है, देख चुके हैं, उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। और इसका मतलब ये है कि भारत में जो प्रतिस्पर्धा वो स्वच्छ हो, ऐसे नहीं हो कि कंपनी है वो मोनोपोली कर रही हो या फिर एक तरह से ऐसी प्रतिस्पर्धा रोधी जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल हो। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के जो हित है उनको रक्षा करना और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता और स्वच्छता एक तरह से सुनिश्चित करना, इसका काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए जो कंपनी बनी थी कोल इंडिया लिमिटेड, इसको हाल ही में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में नवंबर में हुई थी। 1972 में भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद इस कंपनी को स्थापित किया गया था। और एक ये होल्डिंग कंपनी है ना। किसके अंतर्गत काम करती है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करती है। और एक पीएसयू है जो कि महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। तो ये महारत्न कंपनी है ना। कहाँ इसके उपक्रम है, 8 राज्यों में, लगभग इसमें 2,20,000 से अधिक कर्मचारी लगभग कोल इंडिया में काम करते हैं। 310 खदानें हैं, 129 भूमिगत, 128 ओपन कास्ट, 13 मिश्रित। ये कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं, ऐसा फैक्ट है ना। बाजार में भूमिका ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन के लगभग 80% का जो शेयर है या हिस्सा है वो कहां से आता है, कोल इंडिया से, ठीक है। पीएसयू है, महारत्न है, 1975 में स्थापना हुई है। 80% कोयला भारत के घरेलू मार्केट में कौन बेचता है, कोल इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है। देखिए हाल ही में उड़ीसा में इसका एक फैक्ट्री स्थापित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज में भारत की पहली एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की नींव रखी है। तो भारत की पहली है, तो पहले तो राज्य थोड़ा सा भी याद रखिएगा, राज्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। अब सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तरीके से देखो, सिलिकॉन और कार्बन के परमाणुओं से बना कठोर और सहसंयोजक रूप से जुड़ा हुआ एक सिरेमिक पदार्थ है, सिरेमिक कार्बाइड। इसकी विशेषता क्या है
कि उच्च कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होती है, लो थर्मल इन्वेक्शन यानी कि फैलता नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलता नहीं है ना। कंडक्टिविटी यानी कि अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, हाई टेम्परेचर ऊष्मा संचालकता यानी कि ऊष्मा का संचालन बहुत अधिक मात्रा में ये कर पाएगा। अत्यधिक कठोर होते हैं। तो उपयोग का अभी वर्तमान में जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जैसे सेमीकंडक्टर उद्योग हो गया, अंतरिक्ष एयरोस्पेस है ना, या कोई हाई टेक्नोलॉजी औद्योगिक अनुप्रयोग जो से किया जा रहा है, जैसे कि कोई सैन्य निर्माण किया जा रहा है, तो उनमें जनरली इन सबका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। तो महत्वपूर्ण है और हमने इसकी पहली फैक्ट्री जो है वो उड़ीसा में स्थापित कर दी। अगला क्या है हमारा, अगली न्यूज है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर जो है, उसने निपाह वायरस रोग के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है। यानी कि निपाह वायरस के खिलाफ हमें एक एंटीबॉडी बनानी है, तो देख रहा है कि कौन सी कंपनी जो है वो उनके साथ मिलकर हम लोग बना सकते हैं। तो निपाह वायरस के बारे में हल्का सा जाना है तो देखिए, ये जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग मतलब जो पशुओं से मानवों में फैलता है, जैसे जो चमगादड़ या संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में आता है, यह गंभीर श्वसन की और तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां फैलाता है या फिर बीमारियां पैदा करता है। ये अफ्रीका में कुछ टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में रहा था निपाह वायरस। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, देखिए एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाई जाएगी, प्रोटीन होता है एक प्रकार का है ना, ये विशेष एंटीजन एंटीबॉडी है, तो एंटीजन से जुड़ेगा, एंटीजन से जुड़कर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की नकल करते हैं। मतलब जो कोई भी अगर वायरस आपके अंदर आ रहा है ना, तो उसमें एंटीजन होगा, तो ये एंटीजन क्या है, उससे जाके ये एंटीबॉडी क्या है, उससे जाके जुड़ जाएगा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली है उस प्रकार की नकल करेगा और कहीं ना कहीं उस एंटीजन को जो आपके अंदर वायरस के थ्रू आया है उसको निष्क्रिय कर देगा। देखिए हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम इस प्रकार से ही काम करता है कि कोई भी वायरस हमारे अंदर आता है, बैक्टीरिया आता है, तो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम उससे लड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ यही बात करी जा रही है कि हम एक ऐसा प्रोटीन बनाने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि अगर कोई एंटीजन आ रहा है तो उसके जाके जुड़े और जिसे प्राकृतिक इम्यून सिस्टम होता है उस तरह का ही वो एक्ट करे। उत्पत्ति कहां से होगी इनकी, सिंगल पेरेंट बी सेल, यानी कि कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट की बी कोशिकाएं जो होती है वहां से क्लोन की गई समान प्रतिरक्षा प्रणाली से कोशिकाओं से इसको प्राप्त किया जाएगा, किसको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेरेंट बी सेल से क्लोन, उनका क्लोन करके बनाई गई समान प्रतिरक्षा प्रणाली की जो कोशिकाएं होंगी उनसे इसको प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, देखिए अब वही है, बीमारियां, कैंसर, ऑटो इम्यून रोग, वायरल संक्रमणों के निदान, रोकथाम और इलाज में किया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है, देखिए इसके बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक तो निपा वायरस के बारे में ध्यान रखिए, जूनोटिक रोग है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रोटीन होगा जो कि एंटीजन से जाकर जुड़ेगा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करेगा, और बी सेल जो होगी वहां से इसका, बी सेल का एक तरह से क्लोन बनाकर इसका एक तरह से समान प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो बनाई जाएगी वहां से उसकी उत्पत्ति की जाएगी। ये थोड़ा सा प्री के लिए ध्यान रखना है ना। कल रात को 12:30 के आसपास हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था कि भारतीय महिला क्रिकेट जो टीम थी उसने पहली बार एक दिवसीय विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो ये 1973 में इंग्लैंड में सबसे पहले आयोजित हुआ था और फर्स्ट विजेता भी इंग्लैंड ही था। सबसे ज्यादा टाइटल जिसको किसको मिला है, ऑस्ट्रेलिया को। भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा पर जो जीता पहली बार है, इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका था। तो 2025 का जो मेजबान देश है वो भारत है और ये 13वां संस्करण था और हम इसको जीत चुके हैं। भारत इससे पहले 2005 और 2017 में भी फाइनल तक पहुंच चुका था परंतु वहां पे जीत नहीं पाया। तो पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा ना। अब एक हमारे व्यक्तित्व जो सुर्खियों में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वीर नारायण सिंह। तो हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया उसके लिए। तो वीर नारायण सिंह क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए परंतु यूपीएससी में भी आ जाए तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सोनाखा के एक जनजातीय नेता है, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 1795 में बिंजवार जनजाति के जमींदार
रामसाई के घर हुआ, इतना मत ध्यान रखिए। जनजाति बिंजवार थी और छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। इनके पिता भी 1818 से 1819 के बीच ब्रिटिश और भोसले शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। इनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी एक तरह से रहे हैं और उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया है। तो उनके जो पुत्र हुए हैं वीर नारायण सिंह, उन्होंने भी ये किया है। 1857 की क्रांति जो इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इन्हें पकड़ लिया गया। 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1856 के अकाल के दौरान भी इन्हें एक व्यापारी द्वारा जमा, अकाल था उस टाइम पे 1856 में, तो व्यापारी ने जितना पैसा जमा किया था इन्होंने गरीबों में बांट दिया उसको लूट के, है ना। मूल्य कैसे दिखाते, देखिए दयालु, क्योंकि गरीबों में अनाज बटा, दयालु मूल्य इनसे आएगा। न्यायप्रिय, जनता के प्रति समर्पित थे और जिन्हें ईमानदारी और उनकी सेवा भाव के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ये वाला फैक्ट एक महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी आपके कौन थे? वीर नारायण सिंह, है ना। और इनके पिताजी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज की सारी न्यूज हमने डिस्कस करी। उम्मीद है ये टॉपिक आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में लाभदायक होगा और ये टॉपिक्स जो भी हमने आज डिस्कस किए, ऐसे ही न्यूज टुडे के अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन है इसके साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।